नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार के चुनाव में सभी दिग्गज बेहद आक्रामक हो गए। रिकॉर्ड वोटिंग को हर कोई अपने अपने पक्ष में बता रहा है। बीजेपी ने मान लिया है कि नीतीश ही सीएम चेहरा है। जो कुछ अब बिहार में चल रहा है उससे साफ है कि चुनाव एक दूसरे की नाकामियों पर फोकस हो गया है। उपलब्धियों से ज्यादा चर्चा एक दूसरे की नाकामियों की है। ज्यादा वोटिंग पर मनोवैज्ञानिक बढ़त की कोशिश हो रही है। ऐसे में कुछ सवाल बड़े गंभीर हैं। कौन से सवाल? सवाल ये कि रिकॉर्ड वोट से किस खेमे को फायदा होने जा रहा है? पार्टियों के वादों पर क्या वोटर भरोसा कर रहा है? अपने काम से ज्यादा दूसरों की नाकामी पर आखिर जोर क्यों दिया जा रहा है? ये कुछ बहुत अहम और गंभीर सवाल हैं बिहार इलेक्शंस के मद्देनजर। इसके अलावा जब हम चर्चा करेंगे तो कुछ और सवाल पैदा होंगे। इस चर्चा में ही उन सवालों के भी जवाब तलाशेंगे आज के पैनलिस्ट से, आज के मेहमानों से। मैं चर्चा शुरू करूं, उनका इंट्रोडक्शन कराऊं, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेनी जरूरी है। पहले चरण के मतदान में भी सारे रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए। देश आजाद हुआ तब से लेकर के आज तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरा चरण का जो मतदान हुआ बिहार में एक तरफा हुआ है। सभी लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। जो वोटिंग परसेंटेज है वो दो बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। हम लोग 100 के करीब सीटों पर तो हम लोग वैसे ही पहुंच चुके हैं और अभी दूसरे चरण का मतदान होने दीजिए। 2010 का भी रिकॉर्ड इस बार टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। अंदर से कह रहे 35 सीट जीत रहे और ऊपर से कह रहे 100 सीट जीत रहे। बोलने दीजिए। बिहार में बदलाव की लहर है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। 80+ सीट हम लोग जीत के आ रहे हैं। पहले चरण में ऐसा दिखा है, दूसरे चरण में भी इस बार दिखेगा और जुमलेबाजों को बिहार जो है, बिहार को अपमानित करने वाले लोगों को जवाब मिलेगा। सरकार एनडीए की होने जा रही है प्रचंड बहुमत से और एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। जनता ने आशीर्वाद दे दिया है 100%। अखिलेश यादव, ये तीनों की तिकड़ी देखना, महागठबंधन हताशा के गर्त में डूब गया है। चाहे श्री तेजस्वी यादव, चाहे श्री राहुल गांधी, चाहे श्री अखिलेश यादव, ये तीनों की तिकड़ी देखना 14 तारीख को दोपहर के बाद विदेश का टिकट कटा करके सैर पे निकल जाएंगे। आज जिन मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे और जो सवाल मैंने इंट्रो में उठाए उन सवालों के जवाब तलाश करेंगे, उनका परिचय करा दूं आपसे और फिर सीधे चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता धनंजय गिरी हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय आज की चर्चा में शामिल रहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन आज हमारे साथ चर्चा में होंगे। इसके अलावा आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू के प्रवक्ता परिमल कुमार हमारे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं। एलजेपीआर के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल धनंजय गिरी आपसे, इस कॉन्फिडेंस पर सवाल उठ रहे हैं। किस कॉन्फिडेंस पर सर? ये जो प्रधानमंत्री ने बोला कि आजादी के बाद इतनी रिकॉर्ड वोटिंग बिहार में कभी नहीं हुई जितनी इस बार हुई। सवाल इसलिए उठ रहे हैं इस कॉन्फिडेंस पर धनंजय गिरी जी, क्योंकि अब तक रिकॉर्ड वोटिंग को सत्ताधारी पार्टी के लिए खतरे की घंटी माना गया है। यह माना गया कि जब रिकॉर्ड वोटिंग होती है तो जनता परिवर्तन करती है, परिवर्तन करने के लिए बाहर निकलती है। तो फिर यह कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है एनडीए का? अनुराग जी, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में ही हाथ सरदारी नहीं आती और हम जनता के दोनों कदमों में चरणों में सर झुका कर कह रहे हैं कि पहले चरण के आशीर्वाद में जनता ने हमारी झोली भर दी है।
दूसरे चरण के आशीर्वाद से हमें कितना सीटों पर लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ लेकर जाएगी, ये हम ऐसे नहीं कर रहे। ये ना कॉन्फिडेंस है ना ओवर कॉन्फिडेंस है, ये दिन रात उनके साथ किए गए काम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राजनीति में प्रादुर्भाव के बाद से एंटी इनकम्बेंसी का जमाना ही खत्म हो गया, एक प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर शुरू हुआ है, तभी हम 20 साल से बिहार में हैं। नरेंद्र मोदी जिस दिन से ओथ लिए उस दिन से लेकर आज तक सत्ता में है। क्यों? क्योंकि हम रेस कोर्स के सियासी घोड़े नहीं हैं, हम लोक कल्याण मार्ग के सिपाही हैं। हम जन जन के बीच से हैं, हम कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए, चाय की केतली लेकर जीवन के लिए संघर्ष किया है, गुर्बत की गोद से निकल के शोहरत तक का सफर तय किया है, गरीबी को जिजीविसा से अपनी जिजीविसा से शोहरत तक का सफर तय किया है। इसीलिए इतने करोड़ों घरों में टॉयलेट बने, इज्जत घर बना, महिलाओं के घर बने, आज महिलाएं स्ट्रेंथन हुई हैं। और बिहार में जो विकास की इबारत लिखी गई है, आप गलियों में, चौबारों में, सड़कों में, बाजारों में, खेतों में, खलिहानों में, आप बिहार में आकर तो देखिए। बिहार में, बिहार का रहने वाला हूं, बिहार की बात बताता हूं आपको। जहां 13,000 करोड़ पर छोड़ा था कांग्रेस ने, 23,000 करोड़ पर आज लालू राबड़ी ने 3,17,000 करोड़ पर लाए हैं। हम लाए हैं बिहार को वहां से निकाल के कट्टे मचला लगाते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में, वो गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंजते हुए बिहार को आज गुंजायमान बिहार बनाया है। आज बिहार में सड़कें चमचमाती हुई सड़कें, कलाचे भरते फ्लाईओवर, आज महिलाएं घर से 37% का लिटरेसी रेट था महिलाओं का, 87.9% पर पहुंचाया है। बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, एनडीए की सरकार है। और हमने को नारा दिया था 2025 225, और फिर से नीतीश, मैं माताओं बहनों के चरणों में और प्रदेश की जनता के चरणों में सर झुका करके कह रहा हूं कि उनका आशीर्वाद हमें उसके कहीं आगे ले जाएगा। ऐसा इस वोटिंग के पैटर्न से लग रहा है जैसे हमें आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। आप देखेंगे बिहार में चुनाव बिल्कुल शांत है। क्यों? क्योंकि लोगों ने तय कर रखा है कि नंद वंश हो या लालू वंश हो, उस अंधेरे की ओर नहीं जाना है। जनता अपने आप सुनहरे अतीत को याद करके और वर्तमान भविष्य को बनाने में लगी हुई है। उस जंगल राज के 15 साल और उसके पीछे के कांग्रेस के काले अध्याय को अब कोई उसको शासन को याद करने के लिए नहीं तैयार है। और जो लोग कह रहे हैं सरकार, अरे सरकार, तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं लोग? अरे दोनों हाथ से कान बंद करते हैं जब नाम सुनते हैं तुम्हारा लोग। लालू की लूट और जो ललटेन से लहूलुहान बिहार दोबारा नहीं स्वीकार करेगा। अच्छा धनंजय गिरी, आपने बड़ा धारा प्रवाह और काफी अच्छा बोला। अरुण यादव जी, सवाल यह है कि इनके पास तो एक वजह है कि ये जस्टिफाई कर पाएं कि रिकॉर्ड वोटिंग इसलिए हुई है क्योंकि बिहार की जनता जंगल राज से डरी हुई थी, उसको जंगल राज की वापसी की आहट की आशंका से घबराहट हुई और वो घर से निकलकर भागी और उसने वापस एनडीए को वोट दे दिया। 20 साल का लेखा जोखा है जो इनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि भाई इस आधार पर लोग हमें वोट करेंगे दोबारा। आपके पास क्या वजह है जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि रिकॉर्ड वोटिंग परिवर्तन का संकेत है? देखिए अनुराग भाई, 2 दशक से बिहार में एनडीए की सरकार है और 2 दशक से बिहार की जनता लगातार महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, पलायन से, अपराध से, गरीबी से, भूखमरी से जूझ रही है। नौजवान सड़कों पर लाठियां खा रही हैं, किसानों की गालों की लाली चली गई, महिलाएं असुरक्षित है, चारों तरफ सत्ता संरक्षित अपराधी तांडव मचा रखा है। आप देख लीजिए ना, 2 दशक में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी बिहार में, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, आने वारदात छोड़ दीजिए। और 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा भी आप देख लीजिए, हाल ही में ही जारी किया है भारत सरकार ने। और उस आंकड़े में उत्तर प्रदेश के बाद देश में दूसरा स्थान है बिहार का अपराध में। अगर पिछले दिनों बिहार पुलिस की आंकड़ा का भी आप जिक्र कर लें, सिर्फ पटना जिला का, तो 5 महीने के अंदर 117 हत्याएं सिर्फ पटना में। बिहार की राजधानी पटना क्राइम कैपिटल बन गया है। ऐसा एक भी दिन नहीं है जिस दिन दर्जनों हत्याएं बिहार में नहीं होती, 500 राउंड गोलियां नहीं चलती। ये प्रवचन देते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। लॉ एंड ऑर्डर तो पूरी तरह दम तोड़ चुकी है बिहार में। और पलायन तो क्या कहना, इनको उपलब्धियां अपनी ठीक कहा है इंट्रो में, उपलब्धियां ये लोग नहीं गिनाते हैं। प्रधानमंत्री ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी कट्टा की बात करते हैं, कनपट्टी की बात करते हैं, बंदूक की बात करते हैं, गोली की बात करते हैं,
नहीं, वो तो उन्होंने आपके ऊपर ये आरोप लगाया था अरुण यादव जी, कट्टे की बात प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए की थी कि आरजेडी ने, मैं आ रहा हूं सर, धनंजय जी आ रहा हूं, उन्होंने ये कहा था कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर उससे सीएम और डिप्टी सीएम का पद छीन लिया। अरे ये तो भैया, ये तो हमारा मामला है। प्रधानमंत्री ऐसे पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह का भाषा, ये प्रदूषण फैलाना चाहिए चुनाव में। उनको तो ये बात करनी चाहिए कि हमने जो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी का वचन लिया था। अच्छा, मैं तो इंडोर्स नहीं करता सर, मैंने तो उस दिन भी आपत्ति उठाई थी। अरुण यादव जी, मैंने उस दिन भी आपत्ति उठाई थी कि प्रधानमंत्री को इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए थी और योगी आदित्यनाथ को अप्पू, पप्पू और टप्पू नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी जाती है, वो आपको जस्टिफाइड लगता है, वो आपको सही लगता है? आप अनुराग जी, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार मुद्दे की बात कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई की बात, मतलब प्रधानमंत्री अगर कट्टे की बात करें तो आपको मुद्दा लगता है, लेकिन अगर उनकी मां को गाली दी जाए तो वो आपको मुद्दा नहीं लगता। फिर आप करिए, लेकिन मुद्दे की बात करिए ना। कितनी फैक्ट्रियां लगी बिहार में, कितने उद्योग धंधे आपने स्थापित किया, पलायन आखिर क्यों नहीं रुका, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला, विशेष पैकेज क्यों नहीं मिला? प्रधानमंत्री जी, आपने ही कहा था बंद पड़ी चीनी मिल हम चालू करेंगे, और उसी बंद पड़ी चीनी मिल जब चालू होगा, चाय भी पिएगा। आज तक किस मजबूरी के कारण आप चाय नहीं पी पा रहे हैं, ये तो बता दीजिए। बिहार का नौजवान जानना चाह रहा है, किसान जानना चाह रहा है, ठीक है, महिलाएं क्यों असुरक्षित है। ठीक है, परिमल जी से इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है परिमल जी, बताइए ना। पूछ लेता हूँ। परिमल जी बताइए, जवाब दीजिए भाई, बहुत जायज सवाल पूछ रहे हैं। मैं धनंजय जी आ रहा हूँ बस। एक्चुअली जो अभी स्थिति है, ये 2025 का चुनाव जो है ना, न सिर्फ बिहार बल्कि संपूर्ण भारत और विश्व के लिए एक लेसन होगा, एक आईना होगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि व्यक्ति पब्लिक लाइफ में आते हैं और पॉलिटिकल लाइफ में आते हैं जनता का सेवा करने के लिए, और वो व्यक्ति यदि सही से जनता के कसौटियों पर उतरता है, अपने निजी और व्यक्तिगत तथ्यों को छोड़कर, बिना जाति बिना धर्म से ऊपर उठकर यदि सभी के विकास की बात करता है, तो किस प्रकार उसके प्रति लोगों की जनभावना उमड़ती है और जनादेश और प्रचंड बहुमत की ओर व्यक्ति आगे बढ़ता है। हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार उसके एक विशिष्ट उदाहरण है। देखिए, जिस तरह पर्टिकुलरली अभी जो जितने भी कार्यक्रम चलाए गए, न सिर्फ पर्टिकुलरली अभी रिसेंटली जो कार्यक्रम चलाए गए, बल्कि 2005 के पश्चात जितने भी कार्यक्रम चलाए गए, स्पष्ट रूप से उसके प्रतिफल दिखलाई दे रहे हैं। परिणाम है कि बिहार में हमारे नेता की सुनामी चल रही है। और दूसरी बात कि जहां तक विपक्षी दल का प्रश्न है, एक तो इन्होंने झूठ बोलना प्रारंभ किया। मैं आपको डेट के साथ, पेपर के साथ दिखला सकता हूं कि इन्होंने नौकरी की बात की कि लोकसभा चुनाव में भी वो बात करने लगे थे। तो बिहार की जनता तो समझती है कि भाई ये व्यक्ति फर्जी है, 420 का आरोपी है, ये हमेशा गलत बात बोलता है। हमारे नेता ने जब एनडीए की सरकार 2022 में थी तो शिक्षकों की बहाली के लिए जो उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, उनके द्वारा प्रकृति ये प्रस्ताव लाए गए थे। और इनके जब हम लोग महागठबंधन में थे तो इनके जो श्री चंद्रशेखर थे, वो तो दिन रात देवी देवताओं को गाली देने और समाज को बांटने और विभक्त करने और विध्वंसकारी अपने पर्टिकुलरली स्टेटमेंट के लिए जाने गए। तो वह भी अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया बढ़ी, वह उस संचिका पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सिग्नेचर किया, जबकि शिक्षा मंत्री को साइन करना चाहिए। तो न इनकी नीयत है न नीति। और हम लोग बार बार कहते हैं कि देखिए, जब राजद की सरकार की विशेषता रही है अपहरण, बलात्कार, हत्या और पर्टिकुलरली मर्डर, मैं आपको बतला दूं 30,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किडनैपिंग और मर्डर हुआ था राजद के दौरान। और इन दिनों चुनाव के दौरान कट्टे वाले डांस पूरे भारत को, न सिर्फ बिहार, पूरे भारत को सकते में डाल दिया और सुनिश्चित कर दिया कि यदि इनको फिर सर उठाने का मौका दिया जाए, ये 420 व्यक्ति वोट लेकर फिर वही कट्टा, किडनैपिंग, महिला के प्रति अपमान, इनके गाना जो बज रहे हैं महिलाओं के प्रति देख रहे हैं ना, तो बेसिकली देखिए जनता सब जानती है। और आपके यूएसपी रहे हैं जंगल राज, और आपकी प्रवृत्ति भी रही है। आपने उस बने समय समय पर क्रिमिनल जिंदाबाद, जैसे
शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा, फिर उनके लड़कों को लाएंगे, मतलब उसी लीगेसी को ये बढ़ाना चाहते हैं। बिहार बदल चुका है। यह 2025 के चुनाव में अनुराग जी एक विशेष आनंद सिंह की बात करेंगे, फिर आनंद मोहन की बात करेंगे, फिर इनके पास भी फेहरिस्त लंबी है, उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया। परिमल जी, फिर इनके पास भी फेहरिस्त है, इनके पास भी लिस्ट है नामों की। समझते हैं कि ये पूरा फर्जी है, हम लोग बढ़ के आदरणीय नीतीश कुमार के पक्ष में मत दें और प्रचंड उनको बनाकर और बिहार के विकास और समृद्धि का मार्ग सुनिश्चित करें। ठीक है, अरुण यादव जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, वही आप जो सवाल उनसे पूछ रहे थे वो वर्ड उनके कानों तक नहीं गया होगा। इनसे पूछे अरुण यादव जी से कि क्या इनके शिक्षा मंत्री तेजस्वी जी ने शिक्षकों की नियुक्ति में संचिका पर हस्ताक्षर किया था? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे मोबाइल में वो डॉक्यूमेंट है अनुराग जी, ये फर्जी लोग हैं, 420 करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं जो समाज और युवाओं को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। ये तो देश और दुनिया जानती है, बिहार का बच्चा जानता है तेजस्वी यादव जी ने आगे बढ़ाना बिहार की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बिहार के युवा, अब तो यादव समुदाय के भी युवा है वो कहते हैं कि भाई 9वीं फेल को हम लोग समझ में नहीं आ रहा, आगे नहीं हो जाता। वो सब लग गया, आप नहीं चलेगा, न जाति न धर्म, सिर्फ परिमल भाई थोड़ा सा हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने बोलते ही रहना है कि सुनना भी महिला हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा। अच्छा परिमल जी अब सुन लीजिए, अपमानित करने वाली पार्टी है, समझिए। यह बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर की है। जननायक इसलिए कहा गया कि उन्होंने अति पिछड़ा समाज का सभी वर्गों के लिए काम किया, लेकिन यह 420 का आरोपी ने जननायक का उपाधि प्राप्त करने का प्रयास किया। इनको भारत रत्न नहीं बल्कि भूटारा रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ रागी 2025 का चुनाव के परिणाम जो आएंगे, बिहार की राजनीति लालू परिवार मुक्त होगा। ये फर्जी लोग हैं, न कांग्रेस वो तो 20 साल पहले मुक्त हो चुका है लालू राज से। लालू राज से तो बिहार 20 साल पहले मुक्त हो चुका है। ठीक है, दो सीएम कैंडिडेट हैं। पहले तो रोहिणी आचार्य जी थे, मीसा भारती भी थी, तेज प्रताप जी भी आ गए। तो आखिर मान लीजिए कि यदि लालू प्रसाद और फैमिली को जागीर के रूप में आरजेडी काम कर रहा है, अरे बताएं। चलिए ठीक है, तेजस्वी यादव विजनरी, तेज प्रताप जो उनसे अधिक बढ़े हैं वो विजनरी। राजीव मेहता साहब को लाते हैं, जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। राजीव मेहता जी, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, अब शांत हो जाइए। वोटर्स का टर्नओवर जनता समझती अरे है। परिमल जी रुक जाइए, परिमल जी रुक जाइए। चुनावी मंच नहीं है सर, ये चुनावी मंच। परिमल जी हो गया प्राप्त कर लेंगे और बड़े पैमाने पर। ठीक है राजीव मेहता जी, अब देखिए यहाँ पर धनंजय गिरी हो या फिर परिमल कुमार हो, एंटी इनकम्बेंसी को सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे हैं प्रो इनकम्बेंसी का दौर शुरू हो गया है जब से मोदी जी आए सत्ता में। 2014 से एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ भी नहीं रहा है। सवाल यह है कि जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है अब तक, इसके मायने जो जाने जाते रहे हैं कि सरकार बदलेगी, परिवर्तन होगा, क्या अब उसके भी मायने बदलेंगे? क्या ये रिकॉर्ड वोटिंग प्रो इनकम्बेंसी का उदाहरण है? क्या ये उसका आईना है? अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बिहार को अपमानित करके कट्टा और बम से सम्मानित किया है और जो मन से ये बातें बोल रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि यही एक बिहार प्रदेश है जहां से IAS, IPS, IITN चुन के जाते हैं। यही मोदी जी गुजरात में जाकर 11 साल से सेंट्रल में इनकी सरकार है और कंप्लीट अलायंस, मतलब ये NDA के साथ ये मिलकर चला रहे हैं। तो आखिर महाराष्ट्र में और आखिरकार ये गुजरात में जो इतनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो बैठा रहे हैं और जो वेदांता ग्रुप के मालिक राकेश अग्रवाल जी हैं जो पटना के रहने वाले हैं, आखिर 11 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो बिहार लौटकर इनके नीतीश के शासन में वो फैक्ट्री नहीं लगा रहे हैं? तो बात ये कट्टा बम पे लेकर ना, ये पूरे बिहारियों को प्रधानमंत्री, आप बीच में, आप परिमल जी मुझे लगता है सबके बीच में नहीं, 20 मिनट रुकिए। देखिए परिमल जी, मैं परिमल जी को जवाब देता हूं। परिमल जी, आप अपने
जो सिस्टम है आपका, जो 20 साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं, उसको बचाने के लिए आप हताश होकर जितना बीच में इंटरप्ट करना है आप कर सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं है, लेकिन अपने समय पे बोले तो ज्यादा अच्छा है। जहां पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, मैं आपको इलॉजिकल इसलिए आपको इलॉजिकल सुन लीजिए परिमल जी, सुन लीजिए, मैं समय दूंगा आपको। परिमल जी मैं समय दूंगा, काउंटर के लिए समय दूंगा। परिमल जी इलॉजिकल आपको इसलिए लगता है, बीच में बोलेंगे तो मैं नहीं आ पाऊंगा फिर आप बात बोलते हैं। परिमल जी इलॉजिकल इसलिए लगता है कि 20 साल से सत्ता में आप हैं और यहाँ पे एक भी फैक्ट्री नहीं ला सके और ना कोई इंडस्ट्री लगाए, और जहाँ 11 साल से आप ही के मुख्यमंत्री ने चले गए। आप सुन लीजिए परिमल जी, मुझे लगता है अनुराग जी, इन्हें सुनने की शक्ति भगवान दे। मुझे ये लगता है कि ये सुनना भी नहीं चाहते हैं। आप 20 साल से सरकार में हैं, एनडीए 11 साल से सेंट्रल में सरकार आपकी है, आपको इंडस्ट्री लगाने के लिए बिहार में रोका किसने है? अरे तो आप तो पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ और कर्नल मुनीर के साथ खड़े होते हैं। आपको वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जॉर्ज सोरेस की सहायता लेनी पड़ती है। हम लोग जनता की सेवा करते हैं और उस आधार पर इनके नेता जो राहुल गांधी जी हैं, उनके वीजा समझिए, बिहार में चुनाव हो रहा है और ये कोरियन मॉडल, ब्राजीलियन मॉडल का फोटो दिखला रहा है। परिमल जी दोनों बातें अलग अलग हैं। परिमल जी ये अगर मुनीर के साथ खड़े हैं तो ये सत्ता से बाहर भी हैं। परिमल जी कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं परिमल जी? परिमल जी बिहार में विकास की बात हो रही है, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। जहाँ आप जो बता रहे हैं कि बिहार का विकास मॉडल पूरे भारत में, मैं आपको बतला दो अनुराग जी, बिहार में जो विकास का मॉडल है, मुझे लगता है साइकिल योजना को एनडीए के सहयोगी दल बिहार के बारे में परिमल जी डिबेट खराब हो रही है। आप बोल रहे हैं किसी की बात समझ में नहीं आ रही। अभी हाल में ही तो बिहार परिमल जी आप बीच में बोल रहे हैं ना, तो उससे किसी की बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। किसी की बात स्पष्ट नहीं हो रही है और बिहार की जनता जो देख रही है और जो पूरा हिंदुस्तान जीत देख रहा है, इस डिबेट को खराब नहीं कीजिए। मैं जो बात बोल रहा हूँ वो आप समझिए। अभी से पहले कट्टा और बम की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो लालू राज में ही कितने आईएएस आईपीएस जो बनकर गए और आज आपके यहाँ वॉशिंग मशीन में धुलकर आपके यहाँ घोटाला कर सभी सरकार में बैठे हैं, कोई मंत्री के रूप में बैठे हैं तो कोई केंद्र में बैठे हैं। तो इससे कोई हम लोग मतलब अछूत नहीं है, सभी जान रहे हैं। और प्रधानमंत्री अगर देश में बिहार को इस चीज से संबोधित करते हैं तो ये सीधा सीधा नीतीश कुमार पे सवाल उठा रहे हैं कट्टा और बम को लेकर। अरे 20 साल में एक पूरा जनरेशन चेंज हो जाता है। 20 साल में आपने एक इंडस्ट्री नहीं लाया, जो चीनी मिल बंद हुआ, जिसको वादा कर गए वो चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ। आप किस तरीके के विकास की बात रहे हैं? यहाँ के सारे युवा बेरोजगार हैं। ठीक है, मैं समझ गया। इस पर मैं धनंजय गिरी साहब का जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर विनीत सिंह, आपसे एक बात मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि अपराध की बात लगातार हो रही है। अभी हमने देखा, अरुण यादव ने भी कहा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है, सत्ता संरक्षण अपराध भी हो रहा है। आप लोगों का दावा था कि भाई नहीं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम खत्म हो गया है, अब सिर्फ अपराध बचा है, उसको भी लगाम लगा ली जाएगी। 3 महीने पहले का मुझे याद आता है आपके नेता का बयान, जिसमें साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा था कि उन्हें बेहद अफसोस होता है इस गवर्नमेंट को बैक करते हुए, यानी इस सरकार का साथ देते हुए। और साफ तौर पर आपके प्रवक्ता जो राजीव रंजन थे, उन्होंने आकर के मेरी डिबेट में कहा कि हाँ, उन्होंने ये बयान दिया था क्योंकि 2-3 महीने पहले जब बिहार में अपराध बहुत बढ़ गए थे, तो हमारे नेता क्योंकि जनसंपर्क करते हैं, हर तबके के लोगों से जाकर मिलते हैं, तो उन्होंने भावनात्मक होते हुए, इमोशनल होते हुए ये बात कही थी। तो क्या वाकई बिहार में हालात इतने बिगड़े हुए हैं? और अगर इतने बिगड़े हुए हैं तो फिर ये दावा कैसे कर रहे हैं आप लोग कि रिकॉर्ड वोटिंग आपके पक्ष में हो रही है? अनुराग जी, आप सबको नमस्कार करते हुए जो आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि एक सार्थक घटक दल की भूमिका यही रहती है जो कि चिराग पासवान ने किया था। आप अगर एक परिवार में रहते हैं तो आप चाहते हैं कि परिवार जो हो बिल्कुल फुल प्रूफ हो और कहीं भी अगर थोड़ा सा लूज एंड हो तो उसको टाइट किया जाए। इसी के मद्देनजर इन बातों के लिए हमने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया और हम खुश हैं कि मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से इस बात को लिया। और जो 3 महीने जो घटनाएं घट रही थी, आज देखिए जो भी लोग घटना को घटित करते थे आज सब जेल के पीछे हैं। ये बात आपके सवाल पे हो गई। मैं कुछ बातों पर जवाब देना मुझे समझता हूं और 2 लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा जो कि विपक्ष के लिए बड़ा सटीक बैठता है। कहते हैं कि बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। कहने का मतलब है महागठबंधन कह रहा था कि हम सरकार बनाएंगे, पर पहले फेज के चुनाव ने उनका जो गुब्बारा था
उसको फोड़ के रख दिया। ये दावा सब कैसे कर सकते हैं विनीत जी? ये दावा कोई भी अपने आप ही की बात नहीं कर रहा, मैं आरजेडी की भी बात कर रहा हूं कि ये दावा आप अपने पक्ष में कोई कैसे कर सकते हैं? 30 सेकंड बोलिए। अनुराग जी 30 सेकंड मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हिस्टोरिकल डेटा है इन सब बातों का द्योतक है। आप छत्तीसगढ़ 2005 में ले लीजिए, 2008 में ले लीजिए, 7% 8% वोट बढ़ता है, फिर से सरकार बीजेपी की रिपीट होती है। आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, 2003 से 2013 में वोट परसेंट बढ़ता है 7 से 8%, फिर भी जो सरकार है उसी को कंटिन्यू किया जाता है। हम लोग बिहार में, हम लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। बिहार के लोग और बिहार की महिलाएं विशेष करके नहीं चाहती हैं कि फिर से जंगल आ जाए। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी कट्टा की बात करते हो तो अत्याचार हो जाता है, और यही यहाँ पे राजद के लोग बैठे हुए वो कट्टा इस्तेमाल करते थे तो वो चमत्कार होता था। अभी चीनी मिल की बात निकल के आई, बताइए 1985 से लेकर 2013 तक या उससे पहले तक किसके समय में चीनी मिल बंद हुई थी? यही राजद और कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद से हमने रीगा इसीलिए सरकार चली गई विनीत जी, सरकार इसीलिए चली गई, लेकिन आप क्या वो चीनी मिल चालू कर पाए? अनुराग जी सुनिए तो, रीगा चीनी मिल हमने चालू किया है। अरे सुनिए तो सर, रीगा चीनी मिल हमने अरे राजीव जी, अब आप फिर वही बात कर रहे हैं जो भी आप दूसरे को ज्ञान दे रहे थे। पहले आप शांत रहिए। रीगा चीनी मिल हमने चालू किया। हमने आज अमित शाह जी ने कहा है कि 5 साल में 25 चीनी मिल चालू करेंगे और बिल्कुल करके रहेंगे। जहां तक बात निकल के आ रही है कि हमने उद्योग लगाने के लिए बिहार में फिर वही बात, फिर हम बता रहे इंडस्ट्री बता रहे हैं आपको। अनुराग जी को चुप कराइए। अच्छा ठीक है अरुण यादव जी, आप देखिए परिमल जी बोल रहे थे, बुरा लग रहा था, अब आप मत बोलिए कम से कम। हाँ 30 सेकंड अभी बात निकल के आई है। अरे यार बोलना चाहिए ना, कारण ये है। अच्छा बिहार की सड़कों पे आप लोग रटाया जो है 30 सेकंड नहीं अच्छा, आपत्ति जताने के लिए समय दूंगा मैं सर। अगर आप बीच में नहीं बोलेंगे तो वो समय मिलेगा आपत्ति जताने के लिए। प्रवचन दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं प्रवचन में किसी को नहीं देने देता, ठीक है सीट जीतिएगा अनुराग जी, ठीक है अनुराग जी। अरे सुन लीजिए विनीत जी को, सुन लीजिए 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करेंगे, ठीक है। अरे अरुण जी मैं आ रहा हूँ। अनुराग जी जिसका समय बिहार पहला स्टेट है जिसने प्लग एंड प्ले की सुविधा दी है यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में। मतलब आइए, सब चीज बना हुआ है, प्लग लगाइए, ऑन कर दीजिए। जहां तक इंडस्ट्री की बात है, ध्यान रखिएगा 17 इथेनॉल प्लांट, इसके बाद से कोका कोला, कैंपा कोला, सबिस्को, इसके इथेनॉल प्लांट तो आपका उसी तरीके का स्कैम है ना, जो पेपर पे लोन लेकर। अरे बोलने तो दीजिए, बात खत्म कर लीजिए ना, फिर मैं आऊंगा आपके पास तो आप आपत्ति जताइएगा। अरे आपने नाम सुना होगा, ये तो नाम भी नहीं सुने होंगे। ब्रांड लाइक ज़ारा, रैल्फ लॉरेन, अमेरिकन टूरिस्टर, यही बीटा के सिकंदरपुर में चालू किया गया है। हमारे पास जो एमएसएमई यूनिट है 58 लाख अनुराग भाई, और याद कीजिए 2022-23 में एमएसएमई का सेकंड अवार्ड कितने व्यक्तियों को रोजगार मिला? यार ये कुछ भी आता इसमें नहीं है, इसको ये बेकार टाइप का मैं निवेदन कर सकता हूँ भाई, ये कितने विनीत जी कितने हार का डिस्पेरेशन यही है, हार का डिस्पेरेशन यही है, इसीलिए हलकान हो रहे हैं। आप बताइए। अरे सर आप तो मत ही बोलिए सर। समस्तीपुर में बच्चे को आप लोग यूज करते हैं। जो आप जवाब दे रहे हैं, कितने शोरूम खुल गए पटना में, बिहार के किस कोने में आपने शोरूम डाल दिया? पहले आया कीजिए तो थोड़ा पढ़ लिख के आया कीजिए, फिर बात किया कीजिए। आपको ये भी नहीं मालूम होगा सिकंदरपुर बीटा में है, हाजीपुर में सोबिस्को का ब्रांड खुला है, कोका कोला, कैंपा कोला, आपको ये भी नहीं मालूम दोनों में अंतर क्या होगा। और मैंने जो है अरे रोजगार एक, अरे यार सुनोगे तब तो 50 लाख से ज्यादा का रोजगार है। आप मित्र नहीं है कि एक नौकरी देंगे, आप ब्लूप्रिंट कुछ नहीं है। 20 साल में कितने रोजगार दिए? केंद्र ने कितनी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जिसमें हमारे बिहार के 10,000 15,000 नौजवान काम करता हो, ये तो बता दीजिए ना। ट्रेन भर के आया, 12,000 ट्रेन देने की बात कही थी छठ पूजा में रेल मिनिस्टर ने। हो गया आपका सवाल, हो गया, आप जवाब तो देने दीजिए। समझ सकते हैं। ठीक है अरुण जी, अब जवाब। हाँ अनुराग जी, हम नहीं बोलते हैं एंड डेटा डजंट लाई। ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है सर कि सबसे जो कम पलायन हो रहा है बिहार जो है केरला से भी पीछे, हिमाचल प्रदेश से भी पीछे है। पहली बात। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 3.9% का है,
जो कि हिमाचल प्रदेश से 4.2% से कम है। हम नहीं बोलते हैं डेटा कीजिए, लेकिन पढ़ के तो आएंगे नहीं, यहीं बैठ के बकवास करेंगे। ये हार का जो इनका जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आप वहां के आंकड़े से तुलना कर रहे हैं इसकी। ठीक है, अच्छा अरुण जी में आता हूं, अरुण जी में आता हूं। अब प्रोफेसर विनीत सिंह ने जो कुछ कहा, मैं अरविंद मोहन जी का रुख करूंगा। अरविंद मोहन जी, धनंजय जी आ रहा हूं आपके पास, आपको पर्याप्त समय दूंगा। अरविंद मोहन जी, अब अगर प्रोफेसर विनीत सिंह की बात माने, जिनके नेता ने खुद कहा था कि भाई हमको सरकार को बैक करते हुए अफसोस हो रहा है क्योंकि अब बिहार में अपराध बढ़ रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि देखिए आज की तारीख में हर अपराधी सलाखों के पीछे है, फैक्ट्रियां भी लगी हैं और रोजगार की समस्या भी दूर हुई है और पलायन जो है रिकॉर्ड स्तर पर कम हुआ है। आप बिहार से आते हैं, बिहार की पत्रकारिता भी की है आपने राष्ट्रीय पत्रकारिता के साथ, और आपकी बिहार में विशेष रुचि रही है क्योंकि आप बिहार से हैं। तो क्या ये आकलन सही है प्रोफेसर विनीत का? नहीं, पलायन को लेके तो मुझे लगता है निरंतर झूठ ही बोला जाता है। सिर्फ वोट की गिनती के समय लोग बड़ा शान बताते हैं कि हमारे इतने लोग बाहर हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। पहला चुनाव है जिसमें पलायन मुद्दा बन रहा है। नहीं तो मेरा पर्सनल ये है, मैंने 95 में 94 में रिसर्च किया था माइग्रेशन पे, और 20 साल बाद उसको फिर रिविजिट करके उन जगहों को दोबारा किताब छापी। तो एक बार लालू जी से, एक बार नीतीश कुमार जी से, दोनों से इंटरेक्शन उस पर लंबा हुआ है और दोनों की भाषा एक ही है कि पलायन से बिहार का नाम कहाँ, पाटलिपुत्र इज ऑन मार्च, और नीतीश जी का कहना था कि दिल्ली में बिहारी राज करेगा, कि अब तो इतना बिहारी सब चला गया। माइग्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो डेवलपमेंट का लास्ट स्टेज है। सारे रिसोर्स चूक जाते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और वो प्रोसेस कभी रिवर्स नहीं हो सकता आसानी से। तो ये कह देना कि 2% घट गया, बिहार में तो एम्प्लॉयमेंट का रेट नेशनल एवरेज से नीचे है। अब ये कोई दुनिया में मान सकता है कि बिहार में एम्प्लॉयमेंट का रेट नेशनल एवरेज से नीचे है? क्योंकि वो दर्ज कराने की स्थिति नहीं रह गई है। जो मजदूर हैं वो इतने निराश हैं कि वो जाके इस नेटवर्क पे जो ई पोर्टल बना हुआ है उस पर जाके अपना ये रजिस्ट्रेशन दर्ज कराएं, ये स्थिति नहीं रह गई। उनको भरोसा नहीं है कि वहाँ से कोई रोजगार मिलेगा। तो आप अपने फेलियर्स को आंकड़ों के जरिए सही बताने की कोशिश मत करिए। माइग्रेशन इस दिल्ली से लेके और एकदम उत्तर में और केरल तक में माइग्रेशन की जो हालत है, सूरत और हर शहर में, वो उसको आप ये मत कहिए कि आपने माइग्रेशन, आप ये क्रेडिट ले सकते हैं कि आपके राज्य में माइग्रेशन बहुत बढ़ गया। एक जो मामूली कानून है, इंटर स्टेट माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट, अभी उनको मालूम भी नहीं होगा कि ये एक्ट है भी कहीं, उसके तहत बिहार में रजिस्ट्रेशन लालू राज तक हुआ है 1 लाख मजदूरों का, सिर्फ 1 लाख मजदूरों का। लेकिन आज की तारीख में वो 0 हो गया है, क्योंकि उसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और किसी की उसमें रुचि नहीं है कि जो माइग्रेंट बाहर गए हैं उनका कहीं हम रजिस्ट्रेशन भी कराएं और उनके बारे में कोई ध्यान रखें। उनका हाथ कट गया, उनका पैर कट गया, उनको मजदूरी नहीं मिली, तो कौन उनके लिए वकालत, क्योंकि वो यूनियन भी नहीं बनाते। तो माइग्रेंट्स के बारे में ये बकवास जितना कुछ पार्टी के प्रवक्ता लोग कर रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। जो पार्टियां करती रही हैं 35 साल में और उससे भी पहले से, क्योंकि माइग्रेशन उसके पहले शुरू हुआ है, उसको जब तक रिवर्स नहीं किया जाएगा तब तक ये माइग्रेशन के बारे में कि किसका आंकड़ा ऊपर हो गया किसका नीचे हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने आसपास दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है, इंस्पर्स यूनिवर्सिटी की क्या स्थिति है, जामिया की क्या स्थिति है। वो एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी बना है, 5 यूनिवर्सिटी में बिहारी बच्चों की कितनी है और उसमें लड़कियां कितनी हैं। तो ये कह लेना कि हमने बड़ा शिक्षा में क्रांति कर दिया और माइग्रेशन पे ये कर दिया और बेरोजगारी पर, इन तीनों इलाकों में मेजर फेल्योर है 20 साल में नीतीश कुमार सरकार का। बाकी काम उन्होंने जो भी किया होगा, लेकिन ये फेल्योर है। ठीक है, अरविंद मोहन जी ने मेजर फेल्योर बताया 20 साल में नीतीश कुमार का। इस पर दोनों ही से मैं जवाब लूंगा, परिमल जी से भी और धनंजय से भी, लेकिन उससे पहले अनंत विजय, सारे दावे एक तरफ, जीत के दावे एक तरफ, दोनों ही पक्ष जो हैं अपनी अपनी जीत के दावे करें। पहले रैलियों में आई भीड़ को लोग अपनी जीत का आईना बताते थे कि देखो मेरी रैली में इतनी भीड़ है, तो इतनी भीड़ ये इस बात का संकेत है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन अब वोट प्रतिशत को अपनी जीत के दावे के तौर पर दोनों ही पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ऐसा तो मुमकिन है नहीं अनंत विजय कि एनडीए की भी सरकार आ जाए और महागठबंधन की भी सरकार आ जाए।
नहीं, ये प्रयोग तो उत्तर प्रदेश में देखा है ना कि भाजपा और मायावती ने मिलकर चलाया, 6-6 महीना दोनों का आया। और नीतीश कुमार जी तो देख करते ही रहे। मैं बहुत हैरानी से सुन रहा था, सब लोग ये कह रहे थे 20 साल नीतीश कुमार का और एनडीए का शासन रहा। अरे भाई 3-3.25 साल तो तेजस्वी भी पार्टनर रहे, उसमें तो 17 ही साल तो कहिए। अच्छा। प्राणवायु तो आरजेडी को उन्हीं 17-18 महीनों में मिलती रही है। हाँ। तो इस तरह से या तो आप लोग जितने भी विशेषज्ञ हैं जो ये कहते हैं वो ये मान के चलते हैं कि तेजस्वी भी एनडीए का ही हिस्सा हो गए थे उस समय। अगर ये बात है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन 2 बार तेजस्वी ने भी पलटी मारी है और तेजस्वी भी उसी कोष्ठक में रखे जाते हैं जिस कोष्ठक में नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि उन्होंने भी पलट के सरकार बनाई है। तो ये कहना कि लालू यादव तो पुराने 2005 की बात हो गई, ना, लालू जी तो अभी इसी पिछले विधानसभा सत्र में उनकी पार्टी सहयोगी पार्टी रही है भाई। 10 लाख रोजगार देने का वादा अभी पिछले नीतीश कुमार के साथ ही तो तेजस्वी ने किया था। तो मुझे लगता है कि अगर 10 लाख रोजगार दे दिए थे तो अरविंद मोहन जी जो कह रहे हैं कि रोजगार के रेट में सबसे पीछे है, तो मतलब वो तो इसका मतलब वो दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन तेजस्वी, क्योंकि वो तो रोज दावा करते हैं कि 5 लाख हम दे चुके हैं, 5 लाख बचा रह गया था क्योंकि 17 महीने में हमारी सरकार चली गई। तो ऐसा नहीं है। देखिए, पलायन पर अरविंद मोहन जी का बड़ा काम है और लंबे समय से प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को लेकर भी उन्होंने काम किया। मैंने वो उनकी किताब पढ़ी है, नया संस्करण आया, ये मेरे लिए जानकारी अभी दी उन्होंने। पहले किताबें भेज देते थे, आजकल कंजूस हो गए थोड़े, आजकल भेजते नहीं है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इनका काम है और इनसे मेरी सहमति भी है। लेकिन पलायन कई बार कई अच्छी चीजें भी लेकर आता है। पलायन के साथ साथ जो सांस्कृतिक एकीकरण होता है देश का, वो भी आप देख सकते हैं। और इसको छठ पूजा के तौर पर सबसे ज्यादा मैं देखता हूं कि जो पलायन करके गए वो ही छठ को अपने साथ ले गए बिहार से, और अब छठ पूरे देश में एक तरीके से बन रहा है। तो पलायन कभी कभी बहुधा नहीं लेकिन कभी कभी राष्ट्र को जोड़ने का भी काम करता है, और इसको पलायन मैं नहीं मानता हूं। पता नहीं क्यों इसको लोग पलायन करते हैं। कैसे पलायन है भाई? राष्ट्र तो एक ही है ना। मेरा मन का अच्छा आईएएस कोई बिहार कैडर का होता है और वो तेलुगु वहां का आंध्र प्रदेश का रहने वाला, तो क्या पलायन माना जाएगा उसको कि पलायन करके चले आए? अरे अपने ही देश में रह रहे हैं भाई, पलायन तो मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। ये तो प्रशांत किशोर ने आके इस बार इस मुद्दे को हवा देने का प्रयास किया कि आप घर में नहीं रहते हैं, पूजा पाठ पे नहीं रहते हैं। अरे भाई, काम के लिए लोग घर पे नहीं रहते हैं, कोई बात नहीं, रहते तो भारत में ही है। हाँ, अगर भारत से पलायन हो जाए कहीं बाहर तो वो चिंता की बात है। प्रशांत किशोर खुद काम के सिलसिले में लंबे समय तक दिल्ली में रहे। मैं तो खैर लालू यादव जी के जंगल राज की वजह से बिहार छोड़ के आया, क्योंकि उस समय शिक्षा की स्थिति इतनी ध्वस्त हो गई थी बिहार में कि वहां 3-3 साल के कोर्स 5 साल में पूरे हो रहे थे। तो वो तो मजबूरी थी कि अगर आपको 3 साल का कोर्स 3 साल में करना है तो आपको दिल्ली आना पड़ेगा। तो और बेहतर नौकरी की तलाश में आया मैं। बाकी ऐसा कोई पलायन नहीं है और हमें कोई मजबूरी थोड़ी है, किसी को भी मजबूरी नहीं है। जिसको मौका मिलता है वो घर चला जाता है। वोट देने के लिए मेरा ड्राइवर वापस गया घर, वो कितनी तनख्वाह होगी उसकी? 20,000 रुपए, 22,000 रुपए, लेकिन वो वोट देने के लिए अपने जड़ों की ओर लौटता है। तो प्रवासी मजदूरों की पीड़ा हो सकती है कहीं हो, उनको आर्थिक तौर पर ये होगा कि अगर घर में उनको 10 से 12,000 रुपए की नौकरी मिल जाए तो वो बेहतर जीवन यापन कर सकता है, लेकिन उसमें महानगर में नहीं कर सकता। लेकिन ये उसकी चॉइस है, वो अपनी चॉइस पे आया है। वहां पर उसके लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, वहां वो काम कर सकता है। और बिहार में अरविंद मोहन जी मुझसे बेहतर बता सकते हैं कि यानी बिहार में काम के लिए विकल्प नहीं है ना, काम को लेकर विकल्प नहीं है ना, इसलिए इसका ये मतलब हुआ। आप भी कहते वही बात रहे। विकल्प अनुराग जी बहुत विकल्प है, लेकिन बिहार की जो सोशल फैब्रिक है उसमें क्या होता है कि दिल्ली में कुछ लोग आके 10-12 हजार रुपए की नौकरी करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बिहार में वो 10-12 हजार की वो नौकरी नहीं करते। ये जो एक सोशल ब्लॉक बिहार में है वो भी बड़ी समस्या है। ठीक है। अब धनंजय गिरी, सवाल यह है कि ये रिकॉर्ड प्रतिशत वोटिंग का जो है, धनंजय जी, अगर ये आपके पक्ष में नहीं रहा तो फिर क्या कीजिएगा? फिर क्या आपने तैयारी की है उसके लिए?
अनुराग जी, आपने देखा होगा कि मैं पिन ड्रॉप साइलेंस में था, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। जी। और यही जहनियत की उम्मीद मैं दूसरों से भी करता हूँ। मैं भी करता हूँ। अब इसको डाटा कहने में समझते हैं लालू। हाँ, मैं बिल्कुल निश्चिंत था, मैं आपकी बात सुन रहा था। मैं चरवाहा विद्यालय का डाटा भी सुना हूँ और सबकी बात सुना हूँ, एक एक करके सारे। भैया ये भी बोल दीजिएगा चरवाहा भैया, हम चाय बनाने अच्छा, आप सुन लीजिए। बहुत देर के बाद धनंजय जी, बहुत देर के बाद धनंजय जी का मौका आया। हाँ। नहीं, मैं जोड़ रहा था उनके शब्दों में कि यह भी 2 लाइन बोल दीजिएगा। मैं थोड़ा देर और छोड़ दे, चुप हो जाता हूँ, थोड़ा देर और बोल लीजिए। आपका थोड़ा अरुण जी, इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ भाई। अरुण जी, आप ही के पास आ रहा हूँ इसके बाद। बोलिए धनंजय जी, बोलिए। देखिए, हम लोग तो चाय वाले की पार्टी से हैं, गरीब गुरबा की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। सो हर व्यक्ति समाज के किसी भी पायदान से खड़ा होकर के व्यक्ति इस राष्ट्र निर्माता बन सकता है, इस पार्टी के शीर्ष पदों पर जा सकता है। कोई डायनेस्टी पॉलिटिक्स तो हमारे यहाँ है नहीं कि 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार की पांवपोच बने। लालू के बाद उनके लाल किल को ही ललटेन को लेकर आगे बढ़ेंगे, ऐसी व्यवस्था तो हमारे यहाँ है नहीं कि कीचड़ से कोई भी कमल खिला सकता है, गरीबी की गुर्बत की गोद से कोई निकल के आगे आ सकता है। तो ये हमारी पार्टी का स्वभाव है। भाई साहब बीच में बोलेंगे ही, आप बीच में ही बोलेंगे, आपकी आदत नहीं सुधर सकती है भाई। ये तो टीवी टेलीविजन है अनुराग जी, अगर टेलीविजन का स्क्रीन नहीं होता तो कट्टा सटा देते। क्योंकि इनके गाना चल रहा है ना अभी, जो इनके गाना प्रचार चल रहा है कि कट्टा सटा के उठा ले। देखिए, देश में ट्रेंड किया कि कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन बिहार में सब लोग ये पूछते हैं कि कट्टा ने कितने बाहुबलियों को मारा। इनके समय में कट्टा से कितने लोग मारे गए, उसकी गिनती करना आपको मुश्किल हो जाएगा। आप 118 नरसंहार, 118 नरसंहार, जेनोसाइड, कोई हत्या नहीं, लूट अपहरण डकैती नहीं, 118 नरसंहार, सेनारी, बाथे, दलितों के एक साथ 56 लोग सटा के मार दिए गए, महिलाओं का स्तन काटे गए, बलात्कार, कितनी दुर्दांत घटनाएं जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते। वो दर्ज हो ही नहीं सकता FIR में जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। वो एक मसीहाई छवि लेकर लालू यादव इस सरकार में आए थे, गरीबों को लगा कि मेरा मसीहा आया है, लेकिन बैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, माखन का चुराना याद रहा, गैयों को चराना भूल गए। चारा तक चुरा गया जो आदमी, जिस आदमी तक सीबीआई ने कह दिया कि सीबीआई कोर्ट ने साबित किया बोहर मार के कि चारा चोर है लालू यादव, सीबीआई ने कहा, और गोपालक के परिवार से आए। अब सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई, लालू यादव ने एक बीच में बोलोगे, मैं जानता हूं, देखिए एक मिनट, इनके अध्यक्ष अनुराग जी, अगर आप इनका फीडर नहीं डाउन कर सकते हैं। अच्छा अरुण जी देखिए, समय कम है, मैं चाहता हूं आपके पास भी आ जाऊं। अरुण जी, समय कम है और मैं चाहता हूं कि धनंजय जी के बाद आपके पास भी आऊं। मैं फिर आ नहीं पाऊंगा ऐसे में, इसी जिले में बीत जाएगा समय। गिरी जिला में महिलाओं पर इनके शासन काल में ये परिवर्तन। अनुराग जी देखिए, सवाल हो गया। अब धनंजय जी को अनुराग जी प्लीज, अरे धनंजय जी को कंक्लूड करने दीजिए, फिर आता हूं आपके पास। ठीक है, बोलिए धनंजय जी, बोलिए। अनुराग जी क्या है, आपने इनसे शुरू में ही सवाल पूछा था कि कोई कारण बताइए कि आपको क्यों वोट दिया। इनके पास एक कारण नहीं था, ये हमारी गलतियां गिनाते हैं। मैं अपनी कारण गिनाता हूं। लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में, वित्त मंत्रालय का डाटा है और रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। लालू राबड़ी के शासनकाल में 94,000 बहाली की गई, 94,000। नीतीश कुमार जी एनडीए के शासनकाल में पूरा 18,60,000 बहाली की गई, यानी कि 20 टाइम्स ज्यादा हम लोगों को लेकर के आए सरकारी नौकरी में। और जब से बड़ी बात है कि जब तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर घर से सरकारी नौकरी दूंगा, तो पहले तो नौकरी होती है, मजाक उड़ता है, क्योंकि पढ़ाता लालू, क्योंकि तेजस्वी यादव खुद किसी नौकरी का फार्म नहीं भर सकते। मैंने कोई नौकरी छोटी या बड़ी नहीं हो सकती है, लेकिन सरकारी नियम के अनुसार बेचारे चपरासी का भी फार्म नहीं भर सकते, क्योंकि उसके लिए भी मैट्रिक पास होना चाहिए। तो जो व्यक्ति किसी नौकरी का फार्म नहीं भर सकता, वो हर घर को नौकरी देगा सरकारी, पहली बात। दूसरी बात, कुछ लोग डर जाते हैं कि भाई मेरा भी जमीन मकान ले लेगा क्या, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि जिन्होंने जो नौकरी दी। दूसरी बात, इनके समय में अपहरण उद्योग चलता था, मैं नहीं बताता अनुराग जी। इनके समय में देखिए, बीच में जो बोलेंगे भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक में जरूरत नहीं है, ये बैकग्राउंड म्यूजिक में जरूरत नहीं है, कट्टा वाला गाना नहीं बज रहा है भाई। अरे अच्छा, मेरे पास समय कम है। अरुण यादव जी चलिए, आपकी बात बहुत अच्छे तरीके से धनंजय। अनुराग जी मैं कंक्लूड कर दूं। अनुराग जी, मैं करिए जल्दी से करिए। लालू जी के समय में अपहरण उद्योग का दर्जा था, अपहरण उद्योग का दर्जा था। और मैं नहीं कहता हूं, साधु जी सुभाष जी कहते हैं कि उसकी डील मुख्यमंत्री निवास से होती है। अब लोग डरे हुए ये हैं कि कहीं गलती से तेजस्वी जी आ गए तो डील तो हरियाणा में होगी, क्योंकि अब इनके यहाँ संजय यादव आ गए हरियाणा से, बिहार के यादवों की कोई पूछे नहीं।
इसलिए जो लालू का कोर वोटर था MY, ठीक है, वो भी इनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। अरुण जी, आपके लिए अच्छी बात यह है कि एनडीए वाले खुद कह रहे हैं कि अगर कहीं गलती से तेजस्वी यादव आ गए, यानी एक संभावना की गुंजाइश छोड़ी हुई है एनडीए ने भी कि कहीं अगर तेजस्वी आ गए, लेकिन अगर तेजस्वी यादव नहीं आए तो आपके पास तो तैयारी पूरी है भाई। अगर एनडीए, सुनिए अरुण यादव जी, अगर एनडीए नहीं आया तो इनके पास कोई बहाना नहीं है, ये सिर्फ जनता का फैसला सिर आंखों पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं आए, महागठबंधन नहीं आया, तो आपके पास तो बहाने तैयार हैं, ईवीएम में छेड़छाड़, वोट चोरी वगैरह वगैरह। तैयारी पूरी है आपकी? हम बिहार की जनता ने तो तेजस्वी यादव जी को 2020 में ही मुख्यमंत्री बना दिया था। जनादेश का डकैती करने का काम किया था अपना देश के बल पर, और इस बार पूरी बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं। बौखलाहट भाजपा के देख लीजिए ना, फर्स्ट चरण में ही हम 90 पार कर रहे हैं। ये लोग 100 बता रहे थे ना, अभी 100 सारे नेता, और 122 पर होना है। अब 225 का दावा करते हैं। यही देखिए कितना दूर से ही ये लोग करता है, इससे ऊपर जा रहे हैं, जीतने का दावा 225 से आगे जा रहे हो, 225 से आगे। मेरा समय खत्म हुआ और मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि पहले चरण के मतदान के बाद अपनी अपनी सरकार बना के बैठे हैं दोनों। रख दिया इस सरकार को। चलिए, पहले चरण के मतदान के बाद ही अपनी अपनी सरकार दोनों ही पक्षों ने बना ली है। ये थोड़ा सा हास्यास्पद है, ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन बिहार वासियों से मेरी अपील है कि दूसरे चरण के मतदान में इससे भी ज्यादा प्रतिशत में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आप देश की सरकार जब बनाते हैं, राज्य की सरकार जब बनाते हैं, तो फिर उससे सवाल पूछने के भी हकदार हो जाते हैं। आज पैनल में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मुलाकात तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने, धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये फिर ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?